मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ेंगे, किंग्स एंड देयर किंगडम्स। थोड़ा ये हमने पढ़ लिया था और थोड़ा हमारा ये रहता है, आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे वारफेयर फॉर हेल्थ। वारफेयर, जो भी लड़ाई लड़ी पैसों के लिए, वो किसके बीच में हुई और क्यों लड़ी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. तो ये है, इसमें जो भी रूलिंग डिनेस्टी थी वो किसी न किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने किसी न किसी एरिया को कंट्रोल में किया। तो पर्टिकुलर एक एरिया था कन्नौज का, गंगा वैली में था। गंगा वैली में ये जो था, गंगा वैली में था। इसके लिए प्राइज़ रखा था। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू दी गुर्जारा, प्रतिहारा, राजपूतास एंड पाला डिनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो ये तीन डिनेस्टीज़ थी, एक थी गुर्जारा, प्रतिहारा एंड राजपूता, और एक थी पाला डिनेस्टी। ये तीनों जो थे वो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट्स। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज दी 3 पार्टी स्ट्रगल्स। तो ये तीनों जो डिनेस्टी थी ये कन्नौज के लिए लड़ रही थी। तो जब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि ये 3 पार्टी स्ट्रगल था। ये क्वेश्चन भी आता है कि 3 पार्टी किसको कहा जाता है, तो ये गुर्जारा, प्रतिहारा, राजपूता एंड पाला डिनेस्टी, इन तीनों को जो है वो 3 पार्टी कहा जाता है, क्योंकि ये कन्नौज के लिए लड़ रहे थे ताकि इनको ये पा सकें। As we will see, page 62 to 66, rulers also try to demonstrate their powers and resources by building large temples. So when they attacked one another kingdoms, they often choose to target temples, which were some extremely rich. You will read more about this in chapter 5. तो ये जो रूलर्स थे, कोई भी डिनेस्टी थी जिनकी, तो वो ऐसे अटैक करते थे ऐसे एरिया को, या ऐसे एरिया को वो अटैक करते थे जहाँ पे टेंपल हो, और टेंपल भी ऐसे हो जो एक्सट्रीमली रिच हो, ताकि वो उनसे ज़्यादा वेल्थ पा सके। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दी सच रूलर्स इन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे एक इम्पोर्टेंट जो रूलर था अफ़गानिस्तान का, कौन था? सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030। तो उसने देखो कहाँ कब से कब तक रूल किया, एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। उसने 97 से लेके 1030 तक किया, और उसने पूरा जो सेंट्रल एशिया था उसके ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया था। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये ईरान भी था उसमें, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट का था, ये तीनों यहाँ पे इसने पूरे में कंट्रोल कर लिया था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज टारगेट वर वेल्थी टेम्पल इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। तो ये क्या करता था कि ये ना हर साल रेड मारता था, रेड पे जाता था, जैसे जाते ना लोग रेड पे, वैसे ही जाता था। ये क्यों जाता था? ये इसलिए जाता था ताकि इसको पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे जो है वो वेल्थी टेम्पल्स है, और उसकी नज़रें जो ज़्यादातर थी सोमनाथ के मंदिर पे थी और गुजरात के मंदिर पे थी, ठीक है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट स्प्लेंडेड सिटी, कैपिटल सिटी एट गजनी। तो ये जो भी इसने गजनी ने जो भी पैसा इसने मतलब चुराया तो नहीं कह सकते, जो भी इसने ऐंठा जहाँ से भी युद्ध से, या जो भी जहाँ से भी इसने पैसा लूटना कहेंगे उसको, जो भी इसने पैसा लूटा, तो उसने क्या किए उससे, उसने बहुत बहुत स्प्लेंडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भव्य या बड़े बड़े बहुत फेमस मंदिर बनाए इसने, ठीक है।
सुल्तान मुहम्मद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। और वो ये भी, जब वो रेड पे निकलता था तो वो उसको इंटरेस्ट था ये फाइंड करने में कि जिस जिस लोगों को उसने हराया या किन्हीं को भी किन किन लोगों ने किसी ने भी हराया तो उनको भी वो ढूंढता था कि किस को कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको कभी किसी ने हराया है। एंड इंटरेस्टेड एज स्कॉलर नेम्ड AI बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसने एक ऐसे पर्सन को रखा जिसका नाम था AI नहीं है ये, अल बिरूनी उसका नाम था। उसने उसके लिए एक जॉब दे दी। उसने कहा कि तू ऐसे लोगों को जो जो हारे हैं किसी से भी कॉन्कर्ड किए हुए हैं तो तू उन सब का एक अकाउंट बना, उनके बारे में बता, उसमें लिख सब जो भी सब कॉन्टिनेंट में जो भी लोग हैं उनके बारे में एक अकाउंट बनाना है तूने, जो कि कौन है कहाँ से है, ठीक है। दिस अरबिक वर्क नोन एज दी किताब उल हिंद, जो उसने अकाउंट बनाया इन लोगों का, हारे हुए लोगों का, उसका नाम था, उस बुक का नाम था किताब उल हिंद। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, वो अभी भी बुक है और जो हिस्टोरियंस थे उनको हेल्प मिली या अभी भी मिलती है क्योंकि वो एक सोर्स था हिस्टोरियंस के लिए, ठीक है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और उसने एक और पर्सन रखा, यही जो AI बिरूनी था, जो ये संस्कृत स्कॉलर था, एक इसको प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। अदर किंग्स हु एंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूडेड दी चाहमन्स लेटर नोन एज चौहान्स। तो इसमें जो ये युद्ध चल रहा था किन्हीं के भी बीच में, तो इसमें और कौन से किंग्स इंक्लूड थे? एक तो थे चाहमन्स जिनको बाद में चौहान्स के नाम से जाना गया। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो चौहान्स थे उन्होंने दिल्ली एंड अजमेर के रीजन्स को कंट्रोल में किया। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट and the east where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and Ghandwals of western उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने कहाँ से कहाँ किया कंट्रोल? वेस्ट से लेके ईस्ट तक इन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन वहाँ पे जो गुजरात में जो चालुक्यास थे वो उनको अपोज करते रहे वहाँ पे, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में घांडव जो थे वो ये इनको अपोज करते रहे। द बेस्ट नोन चाहमन्स रूलर्स फॉर पृथ्वीराज III 1168 to 1192 who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the west very next year in 1192। तो जो चौहान में एक बहुत ज़्यादा फेमस जो रूलर्स थे वो थे पृथ्वीराज III। उनका बर्थ हुआ था देखो 1168 से लेके और रहे वो 1192 तक, और उन्होंने अफ़गान को डिफीट किया। द बेस्ट नोन चाहमन्स रूलर वॉज पृथ्वीराज III 1168 to 1192। तो जो चाहमन्स के बहुत फेमस जो एक रूलर रहे हैं वो थे पृथ्वीराज III, वो 1168 से 1192 तक रहे। हु डिफीटेड एन अफ़गानिस्तान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद घोरी इन 1191। तो उन्होंने क्या किया, जो अफ़गान के रूलर थे सुल्तान मोहम्मद घोरी, उनको 1191 में उन्होंने हराया, बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। लेकिन कुछ ही टाइम में उनकी, मतलब एक साल के अंदर अंदर ही उनकी डेथ हो गई। ये चोलास का बताया हुआ है कि उन्होंने कहाँ से कहाँ रूल किया, ये दिखाई हुई है इनकी, ये सारा जो था ये इन्होंने इसको अपने अंडर ले लिया था। फिर है फ्रॉम उरायूर टू थांजवुर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। तो चोलास थे उन्होंने अपनी पावर को कैसे इन्हेंस किया, कैसे उन्होंने बढ़ाया। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज दी मुतारियार हेल्ड पावर इन दी कावेरी डेल्टा। एक छोटी सी चीफली फैमिली थी जिनको
मुतारियर या कुछ भी आप कह सकते हो, उसके नाम से जानते थे। उन्होंने अपनी पावर को कहाँ मतलब उनको कहाँ मिली, कावेरी डेल्टा में मिली। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। तो जो पल्लव के राजा थे उनको कंचीपुरम में उन्होंने हरा दिया, उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरायूर। तो एक ये थे विजयालय जो एक पुरानी चीफली फैमिली चोलास की फैमिली से बिलोंग करते थे और थे कहाँ से, वो उरायूर से। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुतारियर इन मिडल द 9th सेंचुरी। तो जो ये चोलास के जो ये थे विजयालय थे, जो भी थे उनका नाम आप पढ़ सकते हो, उन्होंने 9th सेंचुरी में जो ये मुतारियर थे उनको पकड़ा। ही बिल्ट द टाउन ऑफ थांजवर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भा सुदिनी देयर। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने थानपुर के एक जो भी आप कह सकते हो उसको, थांजवुर का एक टाउन था, वहाँ पे उन्होंने टेम्पल बनाया और वहाँ पे इस देवी की मूर्ति रखी उन्होंने, ठीक है, पूजा के लिए। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड द नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम ग्रीव इन साइज एंड पावर। तो ये विजयालय थे जो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो नेबरिंग रीजन्स थे उनको जीत लिया उन्होंने और अपना जो एरिया था उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया और अपनी पावर को भी उन्होंने इन्हेंस किया वहाँ पे। दी पांड्यान्स एंड पल्लव टेरिटरीज टू दी साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो जो ये टेरिटरी है ये भी साउथ और जो साउथ एंड नॉर्थ की जो किंगडम थे वो इनकी टेरिटरी थी, ठीक है। फिर है राजा 1, कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। तो ये जो राजा 1 थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर थे। बिकेम द किंग इन 1985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़। तो उन्होंने अपनी 1985 में वो पावरफुल रूलर थे, तो उन्होंने अपनी पावर को एनहेंस किया और अपना एरिया बढ़ाया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द एम्पायर। राजा सन राजेंद्र 1 continued his policies and even raided the गंगा वैली। तो इन्होंने भी देखो, इनके जो बेटा थे राजेंद्र 1 उन्होंने उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और वो भी ऐसे ही रेड करते थे, जैसे पीछे हमने पढ़ा ना अभी गजनी जो थे वो रेड करते थे, वो भी गंगा वैली को रेड करते थे। श्रीलंका एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, जो साउथ ईस्ट की जो भी साउथ ईस्ट एशिया की जो भी कंट्री थी उनको वो रेड करते थे। डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन, किस लिए करते थे, ताकि वो नेवी को डेवलप कर सके, ठीक है, और अपना जो पैसा है एक्सपेंडिशन है उसको वो बढ़ा सके। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्प्लेंडेड होता है, मैंने अभी बताया था, जो भव्य या फिर फेमस जो भी टेम्पल्स थे वो उनके बारे में हम ये पढ़ेंगे। द बिग टेम्पल्स ऑफ थांजवुर एंड गंगेकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र। जो ये दोनों मंदिर थे, ये थांजवुर में और जो ये गंगाकोंडा चोलमपुर में जो मंदिर बनाए वो राजा एंड उनके बेटे राजेंद्र ने बनाए। आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स, ठीक है। चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई टू सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो उन्होंने ये चोलाज ने मंदिर बनाए वो क्या थे, वो वहाँ पे सेटलमेंट हुई लोगों की और वहाँ पे वो मतलब पैसा उनका बढ़ता रहा, ठीक है। टेम्पल बनाए उन्होंने। दीज वर सेंटर्ड ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्यों, कैसा बढ़ा उनका पैसा, उन्होंने वहाँ पे ऐसे प्लांट्स बनाए या प्लांट्स लगाए उन्होंने जहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता रहा। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एंड एज वेल एज बाय अदर्स। दी प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, ये देखो ये मंदिर बनाया उन्होंने, यहाँ लिखा भी है, जो कितना भव्य मंदिर लग रहा है ना ये, तो यही है स्प्लेंडेड टेम्पल्स, ओके।
went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कारीगर को वहाँ मेंटेन किया जो बहुत ज़्यादा फेमस थे और जो पैसा भी उनसे कम लेते थे, जो उसके आसपास के एरिया में थे। प्रीस्ट, गार्लैंड्स मेकर्स, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर एक्सेट्रा, ये सारे वहाँ पे वर्कर, उसने जो आसपास के लोग थे उनको ही उन्होंने उनको रखा। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। अब उन्होंने जो वहाँ पे ये मंदिर बनाया वो सिर्फ एक पूजने का ही, वर्शिप का ही उन्होंने नहीं बनाया। यही नहीं कि वो वहाँ पे सिर्फ पूजा ही होती, नहीं, उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा एरिया, ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर दिया जहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी भी होने लगी और वहाँ से उनको बहुत सारा पैसा बनने लगा। अमंग अस द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। और जो वहाँ पे जो भी क्राफ्ट बनते थे मंदिर में या उसके आसपास में, जो भी वहाँ पे चीज़ें थी वो बिल्कुल यूनिक थी। चोला ब्रॉन्ज इमेज आर कंसिडर अमंग अस द फाइनेस्ट इन दी वर्ल्ड। अभी तक भी जो ये चोला ने ही बनाई थी, ये जो मूर्ति है चोला ने बनाई थी, ब्रॉन्ज की मूर्ति कहते हैं ना, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये अभी तक भी पूरे वर्ल्ड में ये सबसे फाइन आर्ट इसमें हुआ है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर में भी न्यू डेवलपमेंट की। लुक एट द मैप टू अगेन नोटिस दैट द रिवर कावेरी branches off into several small channels before emptying into a Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. अब जो ये चोलास थे उन्होंने अपना जो उन्होंने डेवलप किया एग्रीकल्चर का जो सेक्टर, उन्होंने ऐसी जगह पे चूज़ किया जहाँ पे देखो, ये अभी हमने देखा था ना, ये चोला से, तो उन्होंने बिल्कुल पानी के साथ साथ में लगती जो एरिया था वैसी जगह पे उन्होंने कब्जा किया। देखो यहाँ पे ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो ये सारा एरिया, ये सारा देखो पानी के पास में है ना। तो उन्होंने ऐसी जगह को किया और यहाँ पे इन्होंने ऐसे कुछ बना लिया पानी के बहने के लिए। इसने लिखा है ना, पानी को बहने के लिए उन्होंने ऐसी, कावेरी रिवर थी वहाँ पे और उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस को ऐसे फ्लो कराया जहाँ पे तो इन्होंने ऐसे चैनल्स बनाए जहाँ से जो ये कावेरी रिवर है वहाँ से बहे और वहाँ से फर्टाइल सॉइल को वो अपने साथ में लेती चले। और कहीं पे, और वहाँ पे ऐसा एरिया उन्होंने चूज़ किया जहाँ पे मॉइस्चर था बहुत ज़्यादा, ठीक है, पर्टिकुलरली कल्टीवेशन राइस के लिए। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। जो तमिलनाडु के कुछ पार्ट थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। कब हुआ था ये? 5th और 6th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, लार्ज स्केल पे। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलों को काटा गया, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और वहाँ पे जो रिवर वो रीजन था उनको भी लेवल में किया गया, खोद के बिल्कुल सीधा किया उनको। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो वहाँ पे फ्लड से बचने के लिए भी कैनल्स बनाए गए, तो वहाँ काफ़ी तरक्की की गई। कैरी वाटर टू फील्ड इन मैनी एरियाज, 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ एरिया। देखो ये बनाए गए, यहाँ पे ऐसे था ये। तो क्या किया उन्होंने, वहाँ पे हर साल में 2 क्रॉप्स जो थी वो
लगती ही लगती थी, ठीक है। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, और कई बार तो अगर पानी मतलब बारिश ना होती थी तो पानी को आर्टिफिशियली भी क्रॉप में दिया जाता था। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, तो बहुत सारे मेथड हैं जो इरिगेशन के लिए वो यूज़ करते थे। इन सम एरियाज वेल वर डग, तो कहीं कहीं जगह पे तो क्या किया उन्होंने, कुओं को खोदा, वेल डग किए गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और कई जगह पे बहुत बड़े बड़े टैंक को बनाया गया जिसमें कि रेन का वाटर जो है वो कलेक्ट किया जा सके। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड सोर्सेज। अब जो ये पानी का जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया इरिगेशन के लिए, वो बिल्कुल प्लान करके बनाया गया, ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया, वैसे ही नहीं किया कि बस वैसे ही। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, और उसके लिए पूरी प्लानिंग की कि पानी को कैसे शेयर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़, और जब ये काम हो रहा था तो गांव के जो लोग थे उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द एम्पायर, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, सेटलमेंट ऑफ peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture। तो जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने क्या किया उसके लिए, और क्या ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने सेटलमेंट के लिए, तो ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। The village council and the Nadu performed several administration functions including dispensing justice and collecting taxes। तो वहाँ पे एक ग्रुप को उन्होंने उसके लिए रखा, उसका नाम रखा नाडू, मतलब फॉर्म किया उन्होंने एक ग्रुप। तो वो क्या जो ग्रुप था और एक विलेज का काउंसिल था, जैसे हमारे पंचायत होती है वैसे ही वहाँ पे उनका एक काउंसिल था, और जो ये नाडू परफॉर्म किया था वो काफ़ी चीज़ें देखते थे, और वो क्या करते थे, जस्टिस करते थे और टैक्स भी वो कलेक्ट करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ दी विलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। अब एक रिच पीजेंट की कास्ट थी जिसका नाम था वेलेला, ठीक है, उनको कंट्रोल दिया गया कि आप इसको जो नाडू है उसको कंट्रोल करोगे, इसका सुपरविज़न करोगे, जो किसने की थी, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट ने। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मूवेंड मालिन, a villain or peasant serving three kings, अरियार चीफ, ये अजीब अजीब से नेम होते हैं हिस्ट्री में। तो इन्होंने क्या किया, जो किंग्स थे उनको टाइटल दे दिया इनका जो ये आपने ये देखा है, ये टाइटल दिया इनको। बस चैप्टर भी हमारा शायद फिनिश ही है इसके बाद। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और Brahmadeva. As a result, a large number of Brahman settlement emerged in the Kaveri Valley as in the part of south। जो ब्राह्मण थे तो वो कावेरी और इसके आसपास के एरिया में रहने लगे। Each Brahmadeva was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman landholders। These assemblies were worked very efficiently। तो जो ये असेंबली थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन। तो जो उन्होंने जो भी काम करवाए उनको रिकॉर्ड किया गया है इंस्क्रिप्शंस में। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल एसोसिएशन, और जो मंदिरों के वॉल्स है, जो उनके पत्थर हैं उनके ऊपर भी उनका जो लिखा है, जो इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर ही लिखी है, ठीक है, उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या डिसीज़न लिए, ठीक। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगर राहम्स ऑल्सो ऑकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरर इन चिंगलेपुट district Tamil Nadu provide details of the way in which
दी सभा वॉज ऑर्गेनाइज। दी सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। जो उन्होंने ये काउंसिल बनाई थी या सभा बनाई थी, वो क्या करती थी, वो अलग अलग काम देखती थी, जैसे इरिगेशन का वर्क, गार्डनिंग, टेम्पल, वो अलग अलग काम अलग अलग लोग देते थे। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee। अब जो इस कमेटी के मेंबर्स चूज़ करते थे उसमें क्या होता था, जो लोग, जो भी इंटरेस्टेड लोग थे, वो अपना नाम जो है वो एक लीफ के पत्ते पे, मतलब एक पत्ते पे लिख के वो दे देते थे, ठीक है, और उसमें अपना नाम दे दिया उन्होंने, और उस सारे नाम को जो भी पत्तों पे लिखा होता था वो सारे पत्तों को एक पॉट में डाल दिया करते थे, और एक यंग सा बॉय होगा कोई भी, वो उस पॉट में से एक एक करके चिट निकालेगा, वो पत्तियाँ निकालेगा, जिन जिन के भी नाम उसमें आएंगे वही उस कमेटी के मेंबर्स बन जाते थे। वैसे चैप्टर आज हमारा कंप्लीट है। अब ये है गुर्जारा प्रतिहारास, ये कहाँ से थे? अब ये गुर्जारा प्रतिहारास जो थे वो थे गुजरात एंड राजस्थान से, और राष्ट्रकूटा जो थे वो डिकेन से, और जो पालस थे, चोलास जो थे तमिलनाडु से थे, जो और जो पालस थे ये बे ऑफ बंगाल से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन 3 पार्टीज। ये मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से थे ये।